नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है कुछ शहरों में, और वहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को कम करने को लेकर लगातार शासन प्रशासन कदम उठा रहा है। बात अगर कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन की जाए, उसके साथ हम क्या वाकई में अपनी जिम्मेदारी के साथ हम शासन प्रशासन का साथ दे रहे हैं? क्या वाकई में हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वाकई में हम 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं या नहीं? किस तरह से हम अपनी और अपने परिवार की और इस पूरे समाज की सुरक्षा जो करने को कदम उठाया जा रहा है उसमें हमारा कितना बड़ा योगदान है? बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनसे जानेंगे इस कोरोना काल को लेकर और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, सबसे पहले हम कोरोना की बात करेंगे। इस कोरोना काल को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कदम उठा रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कदम उठा रही है। बात अगर लोनी के क्षेत्र की जाए, वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं सर आपको। सवाल क्या था अपना? सर, जिस तरह से लगातार राज्य सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात की जाए, कोरोना को लेकर लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। बात अगर प्रशासन की जाए तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। बात अगर सर गाजियाबाद या फिर लोनी क्षेत्र की यहां पर की जाए, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, किस तरह से कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत जैसा देश जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की जहां जनसंख्या हो, तो ऐसे लगभग ये 22% पूरी दुनिया की आबादी है। ऐसे में दुनिया ने तारीफ की है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं नहीं कह रहा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी ने और यहाँ के पुलिस और प्रशासन के द्वारा जितने विभाग थे, चाहे वो निगम थे, पालिकाएं थी, बिल्कुल युद्ध गति से काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये अपने आप में देखने को मिला है। आरएसएस के जो हमारे स्वयंसेवक थे, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, आपने देखा होगा, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो पार्टियां दूसरी थी और भी कई पार्टियां इस देश में काम करती हैं, कहीं रसोई चलाते हुए, लोगों के लिए भोजन पहुंचाते हुए, लोगों की मदद करते हुए बहुत ही रेयर केस में दिखाई दी। तो सबने मिलकर के इतना शानदार काम किया है। और मैंने ये देखा कि एक बहन के पास मात्र 500 रुपए थे लॉनी में, और पड़ोसी भूखा था, जिस टाइम संकट आया, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, तो 500 रुपए का राशन ला करके उनकी सेवा की। ऐसी जो अधिकतर मिसाल जो है पूरे देश में इस तरह के काम हुए, जिसके कारण हम भारत के पास मेडिकल फैसिलिटीज जो है, इटली जैसे देश जो तबाह हो गए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हाथ उठा दिया। अमेरिका जैसे देश तबाह हुए, चाइना जैसी जो महाशक्ति है, रसिया जैसे सभी देश जो पूरी तरह तबाह हुए, उसमें भारत जो है अपने लिए तो भारत ने किया ही, दुनिया के साथ भी पूरी ताकत के साथ कोरोना महामारी से लड़ने में भारत खड़ा रहा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही सूझबूझ की और लोगों की, यहाँ की जो जनता है उसके कॉपरेशन की है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो पूरे देश में हम सोच नहीं सकते थे, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। और ऐसे लॉकडाउन जितने भी चरण लॉकडाउन के रहे, पूरी तरह सफल रहे और भारत के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमारे लिए राष्ट्र पहले। तो सारे कारण रहे। और जहां तक लॉनी की बात है, लॉनी के अंदर एक पत्रकार साथी हमसे कुछ कह रहे थे, तो हमने कहा लॉनी में कोरोना नहीं आएगा, और उस पर उन्होंने बड़ा बवाल किया, बड़ा सारे चैनल्स पे चला। लेकिन ये महादेव की कृपा रही है, गोमाता की, जो हमने कहा लॉनी में कोरोना ना तो आया, ना आज कोरोना है। जो कुछ केस दिल्ली से आए थे, मरकज के केस थे 1-2, उनको हमने तुरंत क्वारंटाइन कराया। तो दिल्ली में जॉब करते थे लोग, मतलब लॉनी में मूल रूप से कोरोना का प्रभाव बिल्कुल नगन रहा। और देहात में तो इसका प्रभाव बिल्कुल है ही नहीं। एक आध केस जो लॉनी में था, अब बिल्कुल लॉनी में तो 0 है। उसके लिए 7 रसोई हमने अपनी चलाई, पूरा सैनिटाइजेशन कराया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार मुस्तैद रह गए लोगों के डोर टू डोर खाना पहुंचाना। जब कोरोना की धार बहुत तेज थी और
बुरी तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा था। बराबर में दिल्ली सटी हुई है। बिल्कुल। दिल्ली में लगातार इस तरह से मौत हो रही थी कि अस्पतालों में लाशों के ढेर लग चुके थे और दिल्ली सरकार बुरी तरह से फेल थी। उस टाइम उत्तर प्रदेश में लौनी में बहुत शानदार काम हुआ, जिसके कारण लौनी के अंदर एक भी केस कोरोना का नहीं हुआ। बिल्कुल सर, जिस तरह से इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पालन पूरे देश की जनता ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार का साथ दिया, भरपूर सहयोग मिला, लेकिन रोजगार प्रभावित हुआ है। उसको उभारने को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर किस तरह से लोगों को सहायता मिल रही है? जो वहां पर उद्योग हैं उसको बढ़ावा कैसे मिल रहा है सर? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जी। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंतर्गत भी सरकारी रोजगार 1,22,000 नौकरियां टीचर्स की और पुलिस की जो भर्तियां की गई, जबकि लॉकडाउन में कहीं कोई कुछ का काम नहीं कर रहा था सिस्टम और पूरा देश रुका हुआ था। इसी तरह से जो इंडस्ट्री के मामले में जो हमारा 2018 में जो समिट हुई थी, उस समिट में बहुत देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किया था। तो अब वो कोरोना ने जो नुकसान जो किया, अब उसके लिए अब दोबारा से आपने देखा ही होगा माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे क्षेत्र की जहाँ तक बात हम करते हैं तो मेरे यहाँ बड़ी बात ये रही कि जिस तरह से मजदूरों ने पलायन किया और बिहार और जहाँ बंगाल जहाँ से लोग आए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश पैदल चलने को मजबूर हुए थे, हमने पूरी सेवा की और हमारे यहाँ के मजदूर पलायन किसी ने नहीं किया। सारे लोग इधर ही हैं। जितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, ज्यादा तो इंडस्ट्री नहीं है लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनमें सब लोग काम कर रहे हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और रोजगार के क्षेत्र में जो पहले था वो तो है ही, इसके अलावा जो तमाम काम लौनी में चल रहा है, कॉलेज बने, हॉस्टल बन रहा है और बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिला है और लोग काम कर रहे हैं। और नया हम चाहते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री कोई लौनी में लगे, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन नंद किशोर जी, अगर बात विकास की जाए, आपके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर, तो किस तरह से विकास हुआ वहां की जनता का? किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़े? किस तरह से कदम आपने अपनी जनता के लिए उठाया? मैंने मुख्यमंत्री और मैंने प्रधानमंत्री दोनों का आभारी हूँ कि लौनी में जब मैं विधायक बना था तो आप लौनी के बारे में आपने सुना होगा, हमेशा लोग क्राइम कैपिटल के रूप में जानते थे और इतना क्राइम जम्मू कश्मीर में नहीं है। लौनी में 4 मर्डर मैंने देखा व्यापारियों के, डकैती, अपहरण, बलात्कार, इनके लिए लौनी बदनाम थी। भूमाफियाओं का मकड़ जाल था, अधिकारी और भूमाफिया मिलकर के जमीन सारी बेचती गई थी। तो और सड़कें थी नहीं, गहरे गहरे गड्ढे थे, बिजली 3-4 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर बदलते नहीं थे, जर्जर तार थे। 18 लाख के लगभग की जो पॉपुलेशन डेंसिटी में समझता हूँ इतनी कोई कंजेस्टेड एरिया पूरे देश में नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन लौनी में एक बड़ी चुनौती थी, 0 से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जनता के सहयोग से और महादेव की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी से जितने भी हमारे मंत्री थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय दिनेश शर्मा जी और हमारे तमाम और जो बिजली मंत्री श्रीकांत जी और अपना नगर विकास मंत्री, तमाम मंत्रियों ने हमें पूरा अपना आशीर्वाद रखा। अब लौनी के लोगों को बधाई कि मेरे यहाँ देश की आजादी के बाद आज 73 साल से ज्यादा आजादी को हो गए, उसके बावजूद एक डिग्री कॉलेज नहीं था, एक डिग्री कॉलेज नहीं था, एक हॉस्पिटल नहीं था इतनी बड़ी आबादी में। 12वीं का स्कूल भी एक मैनेजमेंट का था जो लोगों के सहयोग से था, एक मतलब सरकारी इंटरमीडिएट भी नहीं था इतनी बड़ी आबादी में, कोई गवर्नमेंट का। तो जो हमारे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय थे बिल्कुल जर्जर थे, उन सबको हमने जो प्राथमिक विद्यालय थे उनको ठीक कराया, अपनी निधि से भी हमने कराया, गोद लिया। 1 करोड़ रुपए का हमने उसमें डेस्क दिया जिससे बच्चे बराबर के लेवल में बैठ करके पढ़ाई कर सके। उनका जो हालात को सुधारा गया, मैं खुद गया, टीचर मीटिंग ली गई और उनका माहौल एक शानदार किया। 2 12वीं के स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल सरकारी बनके तैयार, उनको कंप्लीट कराया। एक बेटियों के लिए एक कोएड कराया, एक देहात में, एक शहर में कराया, एक नहीं 2 डिग्री कॉलेज, एक 100 फुटे रोड पर बन रहा है, एक मीरपुर में पास कराया और एक और हमारे यहाँ पायलट साहब के नाम से चालू हो गया है, वो भी चालू होने में अड़चन थी, उसको दूर कराया मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर। ITI हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी क्लास अब हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत शानदार लैब उसकी बनी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लौनी में केंद्रीय विद्यालय के आने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ लौनी 0 थी और बिना एजुकेशन के मैं समझता हूँ किसी भी समाज की और किसी क्षेत्र की कोई तरक्की नहीं हो सकती, उस
पर हमने लगभग 80% काम किया है, और वो हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हम कर चुके हैं। इस तरह से अगर शिक्षा के बाद चिकित्सा की बात करते हैं तो कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक छोटा सा CHC सेंटर लौनी थाने के बराबर में, वो भी पानी में डूबा रहता था, उसको भी ठीक किया, उसकी क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं। और एक 100 बेड का शानदार हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, नीलम फैक्ट्री जो 100 फुटा रोड है जहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है गर्ल्स के लिए, तो वहाँ दूसरी मंजिल पे काम चल रहा है। तो लगभग मुझे उम्मीद है 1 साल के अंदर हम कंप्लीट उसको कर लेंगे, तो लौनी को फिर जो दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही लगभग 60 डिस्पेंसरी हमने अलग अलग बनवाई और उसके लिए भी प्रस्ताव दिया हुआ है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बिल्कुल। बिजली के क्षेत्र में, बिजली का क्षेत्र में 0 से हम लोग उसके लिए हमने 9 बिजली घर बनवाए, लगभग 350 नेट ट्रांसफार्मर और लगभग 362 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई गई। बिजली के खंभे और पोल बदलवाया गया। लगभग 300 करोड़ का काम केवल बिजली के क्षेत्र में हुआ, और अभी 200 करोड़ के लगभग और खंभे तार बदलने हैं, वो बहुत जल्दी हमारा स्वीकृत हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, MD से भी बात हुई है। तो बिजली लगातार हमारे यहाँ 24 घंटे कुछ जगह पे है, और जो देहात है वहाँ 18 घंटे आ रही है, कहीं 22 घंटे है, और हम पूरी बिजली 24 घंटे हो। मतलब इन्वर्टर काम नहीं करते थे, अब किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है, लगातार बिजली है। कहीं ट्रांसफार्मर फूकता है तुरंत बदलता है, पहले चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, महीनों में ट्रांसफार्मर बदलता था, 4 घंटे बिजली आती थी, तार लटके रहते थे बल्लियों पे, तो उससे निजात पाई है। तो बिजली और सड़कों का ये हाल था कि लौनी में कोई आना नहीं चाहता था, लोग शादी नहीं करते थे, रिश्ते लोगों के बंद हुए थे। पुस्ता रोड से डेली किसी के हाथ पैर टूट जाना, कितने लोग काल के कपाल में चले गए। तो वो सड़क जो पुस्ता रोड है दिल्ली से शानदार हमने बनवाया, और जो गालौनी तिराहे से लेकर भोपरा तक हम जा नहीं सकते थे, 4-4 फुट के गड्ढे थे, कस्बा चौकी के सामने गाड़ियां डूब जाती थी, उसको हमने भोपरा से लेकर यहाँ तक 6 लाइन कराया, डिवाइडर लगवाए। दिल्ली सहारनपुर रोड को एक बार बनवाया, लेकिन वो नीचा होने के कारण दिक्कत में आया, उससे दोबारा से उसको हम उठवा कर ऊंचा करा करके काम चल रहा है, उसको भी शानदार बना रहे हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर लौनी के अंदर रोड की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एक कावड़ मार्ग जो हमारा बहुत प्रमुख मार्ग है बॉर्डर का, उसके लिए 11 करोड़ रुपए हम लेके आए हैं, उसका काम भी शुरू करने जा रहे हैं। जल निकासी के लिए तमाम नाले बन रहे हैं। मेरे गांव में आने के लिए रास्ता नहीं था, मेरे घर के सामने से 2-2 फुट के गड्ढे थे, और जो बराबर में किसी गांव में कोई लिंक रोड नहीं था, सारे टूटे हुए थे। जो कभी 30 साल पहले सड़कें बनी थी उन पर काम नहीं हुआ था। पूर्व में जो विधायक रहे उन लोगों ने लगता है कि विधानसभा में कभी किसी बात को रखा नहीं, ना किसी का प्रयास किया, इसलिए एक भी सड़क नहीं थी। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी गांव में एक सड़क नहीं थी, जो विधायक थे उनके गांव में भी नहीं थी, और मैंने किसी गांव में ऐसा नहीं है जहाँ शानदार सड़कें ना हो, सब लिंक जुड़े। खरखड़ी निठोरा में कभी सड़कें नहीं थी, सिकरानी सड़कें नहीं थी, चिरौड़ी में कोई आ नहीं सकते थे, लगातार 6 महीने मैंने आंदोलन किया। तो सड़कों के क्षेत्र में जिस तरह बंसला फ्लाईओवर का बनना, जो लौनी को और देहात को अलग अलग करता था, 2-2 घंटे लोग जाम में फंस के मौत तक हो जाती थी, तो पूरी तरह से एक शानदार फ्लाईओवर बना और एडवांस में हमने बनवाया है। जल निकासी के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए हमारा काम जो सीवर वगैरह का था वो हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था उसकी हमने जांच कराई है, तो उसमें अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, और 450 करोड़ और लाए हैं, जिससे कि जल निकासी के लिए सीवर का बहुत बड़ा योगदान है। तो सीवर का लोगों का कनेक्शन जुड़ जाए। 32,000 घरों में डोर टू डोर कनेक्शन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था, उसको हमने अधिकारियों के खिलाफ लिखा शासन को, और उस पर भी काम शुरू हुआ है। घर घर पानी जाएगा। बिल्कुल। और हमारी कोशिश है कि लौनी के अंदर जो जल निकासी की बड़ी समस्या थी, सड़कों की, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की, उसको तो हमने दूर किया ही है। कानून व्यवस्था का हाल ये था कि लौनी का नाम सुनते लोग रूह कांपती थी। फिर गाजियाबाद जैसी मूवी माफियाओं के ऊपर बनी लौनी की, क्योंकि टोटल लौनी के सब उसमें था, माफियाओं का जो अपराध था उसमें जिस तरह से मर्डर हुए 250-300, उन सबको हमने समाप्त किया। और यहाँ लौनी के अंदर वास्तव में जो कह सकते हैं रामराज है, ना कि लूट है ना डकैती है। एक एक बहन भाई ये मानता है कि वो मेरे परिवार के किशोर जी, अगर से बीच बात यहाँ पर सीएम योगी के मिशन शक्ति की जाए, किस तरह से उसे धरातल पर उतारा जा रहा है और कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, मिशन शक्ति केवल महिलाओं की सुरक्षा का विषय नहीं है जी। महिलाओं को, बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, और जो 50% की आबादी है वो भी पुरुषों के साथ जो 50% है, अभी तक इस देश में केवल लगभग 55% हमारी जो एनर्जी है पॉपुलेशन की उस पर काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहन बेटियों को जो आधी आबादी है उसको पूरा अधिकार दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देकर के हरियाणा जैसी जो प्रदेश है
उसमें जो रेशो बहुत घटा था वो लगभग बराबर हुआ है। तो ये उस जो उनकी सोच थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस आंदोलन का परिणाम है। अब हम लोग चाहते हैं कि उद्योगों में जिस तरह से खादी उद्योग है या जो महिलाओं के समूह बना करके, केवल ये नहीं कि सुरक्षा और उनके लिए डेस्क बनाई है, ये तो एक सिक्योरिटी के लिए बनाई है, महिलाओं को भी योगदान, देश के विकास में 50% आबादी जिसको हमारा उसमें कोई उनका योगदान लेते ही नहीं थे, आज सेना से लेकर के तमाम जगह पे जो हमारी बहनें काम कर रही हैं। जब ये देश की 100% आबादी में से मैं समझता हूँ कि अगर 10% छोड़ भी दिया है, 90% की आबादी काम करेगी तो 40% इफिशियंसी तो वैसे ही बढ़ गई हमारी। तो जो हमारी एनर्जी है युवाओं की, जो इस देश के विकास में काम आनी चाहिए, इससे भारत विश्व गुरु का जो सपना है हमारा वो पूरा हो सके, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के लगे हुए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जिस तरह से सीमाएं हमारी मजबूत सुरक्षित हुई है, चाइना जैसे देश जो है उसकी हिम्मत नहीं, उसको भागना पड़ा, पाकिस्तान की हैसियत बची नहीं, कश्मीर में जो फौजियों पर बिल्कुल नंदकिशोर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार हमारे देश की सेना लगातार उसको लेकर कदम उठा रही है। सर, अगर बात देश के किसानों की जाए, जिस तरह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों का हम लोग सम्मान करते हैं, मैं भी खुद किसान हूँ और गांव में ही रहता हूँ, हम लोग खेती करते हैं खुद भी। लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसमें 90% लोगों को पता ही नहीं हम किस लिए आए हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों के बीच में एक पार्टी ने घुस करके और उसके साथ दूसरे लोग खड़े होकर के जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार बात करना चाहती है और ऐसा बिल, किसान आज गुलाम था इस बिल के पास होने से पहले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को पहली बार आजादी दी है, अपने रेट पे कहीं भी बेच सकता है। केवल जो आड़ती हैं और कुछ लोग जो जिनकी दुकानें पार्टियां समाप्त हो गई है उनका है। मार्केट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कोई उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको देना मत दीजिए, कोई इस तरह का थोड़ी है। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि कुछ उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा, तो ये लोगों में भ्रांति पैदा की जा रही है। जिस तरह सीएए पे देश में लेकिन नंदकिशोर जी, सवाल एमएसपी को लेकर है। ये किसान ये मांग कर रहे हैं कि और दावा कर रहे हैं कि एमएसपी की अगर बात सरकार कर रही है, दावा कर रही है कि एमएसपी के साथ ही एमएसपी के हिसाब से ही खरीदारी होगी, तो उस पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। तो अगर वाकई में जी वो तो मान लिया, सरकार ने मना कर दिया है, एमएसपी पे कोई छेड़छाड़ हुई नहीं थी। ये बताया ना कि उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं किसान तो पूरे भारत में है, क्या केवल पंजाब में चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है, मुझे नहीं कहना चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वह खालिस्तान की बात कर रहे हैं लोग, वहाँ लोग वह किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कोई साइनबाग की बात कर रहा है, किसानों के बारे में पूछो पता नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग गुमराह होकर के 95% लोग अगर आंदोलन में जुड़े हैं, उनको सच्चाई का पता चल रहा है। और कुछ लोग जो अपना हित साझना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, आप देख भी रहे हैं पूरे देश में। क्या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? बिहार में किसान नहीं है? क्या राजस्थान में किसान नहीं है? सर, उत्तर प्रदेश के भी किसान है। वहां पर भारतीय किसान यूनियन लगातार सर वहां पर डटी हुई है। राकेश टिकैत वहां पर डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी किसान है सर। समस्या यही है कि वो एमएसपी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है सर। एमएसपी पे सवाल गलत उठा रहे हैं जी। एमएसपी के मामले में जो किसान चाहता था वैसा सरकार ने मान लिया बैठक में, और ये कह दिया किसानों के साथ हम बात करने को तैयार है। फिर भारत बंद की बात कहाँ से आई? अपने देश का नुकसान करना क्या सही बात है? और जहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उसमें केवल कुछ लोग संगठन के उनके लोग हैं, किसान नहीं है। कौन लोग हैं सर? वो कौन लोग हैं सर? किस संगठन से जुड़े हुए हैं सर? आप देखो ना जाके कितने लोग हैं। आप वहां जाओ, यूपी बॉर्डर पर कितने लोग हैं। मेरी विधानसभा का एक व्यक्ति नहीं है, गाजियाबाद से कोई नहीं है। कहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ? केवल लोगों को जिस तरह से किया जा रहा है, मैं आज उस बात को नहीं कहूंगा, आंदोलन चल रहा है। उन्हें किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप देश की रीढ़ है, मैं भी खुद किसान हूँ, बिल्कुल सच्चाई को समझें। जब सरकार बात करना चाहती है तो बातचीत करें। और ये जो भारत बंद का जो आह्वान है, पहली बात तो अब देख लेना आप, भारत बंद पे पंजाब के अलावा हरियाणा में थोड़ी बहुत कोई हो सकता है, पूरे देश में कहीं असर हो जाए तो मुझे बताना। क्योंकि देश के किसान को, मजदूर को भरोसा है कि पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने, भारत के ने, ये ऐतिहासिक बात है कि किसानों को उनके सम्मान निधि के नाम पर सीधा खातों में पैसे देने का काम किया है। 1-1 लाख के चेक कर्ज माफ किया है, गन्ना किसानों का पेमेंट हुआ है। उस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1.5 गुना है जो हमने तय किया, धान का रेट अगर खुले मार्केट में 1200 था तो हमने 1800 से 2000 रुपए तक दिया है। तो सबका धान खरीदा गया है, गेहूं खरीदा गया है, किसान एकदम खुश है।
और किसान देश में जो हम चाहते थे किसान की इनकम डबल हो, 1.5 गुणों के करीब हुई है। और किसान ने कोरोना काल में इस देश को बचाने का काम किया है, इसलिए किसान के लिए सरकार की जान हाजिर है। ठीक है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए देवराज चिंतित है, लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं अब 8 तारीख में सबको पता चल जाएगा। लेकिन सर सड़कों पर सपा भी है, बसपा भी उतर रही है किसानों के समर्थन में, कांग्रेस भी उतर रही है, और भारत बंद का जो ऐलान किया गया उसमें कई पार्टियों का समर्थन मिल रहा है सर, उसको कैसे कहें, क्या देखेंगे, वो किस तरह देखते हैं? वो तो मैं बोल चुका ना जी कि जो पार्टियां समाप्त हो चुकी हैं, किसान 8 तारीख में कितना निकलेगा आप भी रिकॉर्ड करना। और जो मैं अभी पहले ही कह रहा हूँ, कल का ही तो दिन है, मेरी बात को याद रखना कि किसान नहीं, केवल कुछ पार्टी के 50-50, 100-100 लोग जो कार्यकर्ता हैं वो किसान बंद के नाम पर 2-4 जगह इकट्ठे दिखाई देंगे, कोई किसान आने वाला नहीं है। मेरी विधानसभा में आ जाओ, मैं बैठा हूँ, मेरा गांव है, चारों तरफ किसान है, यहाँ से एक किसान अगर निकला हो तो बताएं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ जगह जो चीजें चल रही हैं, जो विदेश से जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत की तरफ कभी भी किसान इस तरह का नहीं रहा कि दूसरे लोगों की जरूरत हमें पड़े। देश के प्रधानमंत्री बहुत एक गरीब परिवार से निकल करके तो देश के हर गरीब की चिंता कर रहे हैं, और ऐसा हिंदुस्तान जो आज बना है, जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तलाशी करके कपड़े उतार लिए जाते थे, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए आज अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर घंटों इंतजार करता है। इस चीज को देश का किसान समझता है, जवान समझता है, मजदूर समझता है, यहाँ का व्यापारी समझता है। इसलिए 8 तारीख फ्लॉप होने वाला है। और किसान के लिए सरकार जो एमएसपी की बात छोड़िए, जो मार्केट खुली हमने की है, जिस किसान को रेट मिलने वाला है, किसान की दिशा बदल जाएगी इस बिल के बाद। आप 6 महीने बाद इसके रिजल्ट देखना। ठीक है सर, ठीक है सर, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कितना फायदा किसानों को इस बिल से होगा। शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे विस्तार से बातचीत की। सवाल यही है कि आखिरकार जो है बात किसानों की हो या फिर कोरोना काल की हो, हम सबको एकजुट होना चाहिए। और कोरोना काल जो चल रहा है, हम सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सरकार और प्रशासन के साथ हम सबको मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।